तो चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। यूबीसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी क्लास 10, ठीक है। बायोलॉजी क्लास 10 बायोलॉजी क्लास 10 में हम लोग पढ़ रहे हैं जनन के बारे में। जनन चैप्टर नंबर 6 और पाठ हो जाएगा आज 4 हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा 4। अगर आप लोग पार्ट 3 तक अगर नहीं देखे होंगे तो जरूर जाकर देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और जो है कि क्लास और बैच जो है कि स्टार्ट हो चुका हुआ है, आप लोग जरूर जुड़िए और पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बायोलॉजी क्लास 10 जनन यानी रिप्रोडक्शन, यही पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने जो एक कोशिकीय में कैसे जनन होता है, बहुकोशिकीय में किस तरह से जनन होता है, अलैंगिक जनन कैसे होता है, लैंगिक जनन कैसे होता है, ये हम लोग पढ़ लिया था। और हम लोग पढ़ रहे थे मनुष्य का प्रजनन तंत्र। क्या पढ़ रहे थे? तो मनुष्य का प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। ये आप लिखेंगे मनुष्य का प्रजनन तंत्र। हेडिंग हमारा था मनुष्य का तंत्र, ठीक है ना। मनुष्य का प्रजनन तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, यही पढ़ रहे थे। और हम जो है कि कल जो है कि हम क्लास करवा दिए थे यहाँ तक, है ना। और अच्छा तरह से आप लोगों को समझा दिए हुए थे, है ना, कि नर वाला भाग मादा वाला भाग के बारे में पूरी तरह से डिटेल्स में अच्छा तरह से विस्तार से बता दिए थे, ठीक है। और बच गया था आपका क्या, तो लैंगिक जनन, है ना। लैंगिक जनन में जो रोग होता है ना, वो बच गया होता है। यानी कि लैंगिक जनन संचारित रोग मुझे बतलाना था। तो आइए एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं कल वाला, उसके बाद जो है कि फिर हम लोग जो है कि आगे बढ़ेंगे। आज हम थोड़ा स्पीडली और थोड़ा फास्ट में जो है कि क्लास को कराएंगे, क्योंकि मुझे कहीं और जाना है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा मनुष्य का प्रजनन तंत्र। मनुष्य का प्रजनन तंत्र में हम लोग कल पढ़े थे क्या, तो मनुष्य में किस तरह का जनन होता है। तो लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन में कैसा, तो एक लिंगी या उभयलिंगी। तो मनुष्य में एक लिंगी होता है, जिसका एग्जाम्पल दिए थे तरबूजा हो गया, खरबूजा हो गया, उसका पपीता हो गया, मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, ये सब क्या है, एक लिंगी होता है। उसके बाद उभयलिंगी के बारे में बताते हैं क्या, कि उभयलिंगी में जैसे कि गुड़हल का फूल हो गया, उसके बाद क्या होता है कि सरसों का फूल हो गया, ये सब क्या है, तो केचुआ हो गया, ये सब क्या है, तो द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़े थे किसके बारे में, तो उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या बोलते उसका नाम है, क्या बोलते, किशोरावस्था। किशोरावस्था बताए थे कि 12 से 15 के आसपास में, 12 वर्ष की आयु में जो कि शुरू हो जाता है किशोरावस्था। और किशोरावस्था क्या है, ये जो है कि उस वीडियो में अच्छा तरह से बताया गया है, समझाया गया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद किशोरावस्था में क्या होता है, तो किशोरावस्था में आपका जो है कि कुछ शरीर में परिवर्तन होने लगेगा, आवाज़ भारी हो जाएगा, है ना। और पुरुष में, स्त्री में जो कि आवाज़ मीठा पतला हो जाता है, कुछ परिवर्तन अलग अलग जो है कि होने लगता है किशोरावस्था में। उसके बाद क्या होता है कि जनन अंग के बारे में पढ़े थे, नर जनन अंग के बारे में पढ़े थे, मादा जनन अंग के बारे में पढ़े थे। नर जनन अंग में क्या क्या आता है, तो नर जनन अंग में पढ़ाए थे वृषण आता है। उसके बाद क्या होता है, अधिवृषण आता है। उसके बाद आता है आपका क्या बोलते हैं उसको, शुक्रवाहिका था, है ना। उसके बाद पढ़ाए थे क्या चीज, जो शुक्राणु ले जाने वाले नली को कहते हैं शुक्रवाहिका नली, वो था। उसके बाद शुक्राणु कहाँ बन रहा था, तो वृषण के शुक्राजनन नलिका में बन रहा था। उसके बाद जो है कि सीसन के बारे में पढ़े थे। उसके बाद जो है कि आपका मूत्र मार्ग के बारे में पढ़े थे, है ना। उसके बाद जो है कि पुरोस्ट यानी प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, उसके बारे में पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, सीसन का अग्र वाला भाग होता है ग्लांस, उसके बारे में पढ़े थे। तो ये सारी चीज़ें जो है कि कल वाले वीडियो में बतला दिया गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है कि आता है आपका दूसरा नंबर मादा वाला भाग। मादा वाला भाग में हमने पढ़े थे वेजाइना पढ़े थे। वेजाइना के बाहरी भाग को क्या बोलते हैं, कहती है वाल्व बोलते हैं उसको, वाल्वा बोलते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि
अंडाशय होता है, एक जोड़ी अंडाशय होता है, उस अंडाशय जो कि फ्लोपियन ट्यूब में जाता है ना। उसके फ्लोपियन ट्यूब में शुक्राणु का इंतजार करता है, वेट करता है, जब शुक्राणु मिलता है तब जाकर निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होकर कहाँ पर गर्भाशय में किसका निर्माण हो जाता है, एक भ्रूण का विकास हो जाता है। वही भ्रूण आगे चलकर धीरे धीरे डेवलप करता है। तो जब भ्रूण का विकास होता है तो सबसे पहले हृदय यानी हार्ट का निर्माण होता है भ्रूण में। उसके बाद जो है कि भ्रूण का पोषण और विकास किससे होता है, तो प्लेसेंटा से होता है। ठीक है, प्लेसेंटा से होता है, ये पढ़ाते। उसके बाद बताए थे क्या कि मानसिक चक्र क्या होता है ना, ये बतला दिए थे। उसके बाद हम बताए थे क्या चीज़ के बारे में, तो मानसिक चक्र। उसके बाद सेफ जोन के बारे में बताए थे कि सेफ जोन में क्या होता है, तो सेफ जोन में होता है कि जैसे कि शुक्राणु जो था है ना, शुक्राणु अंडाणु जो था वो कितने अथी में बन रहा था, तो अंडाणु जो था, अंडाणु 7 दिनों में बन रहा था। तो अंडाणु जब 7 दिनों में बनेगा तो क्या होगा, अंडाणु जब 7 दिनों में बनेगा, अंडाणु कितने दिनों में बनेगा, 7 दिनों में बनेगा, तब तक जो है कि उसको बोलते हैं सेफ जोन। तब तक जो है कि निषेचन कर सकते यानी संबंध स्थापित कर सकते हैं, वो सेफ जोन रहता है। और 14 दिन तक ले कहाँ पे इंतजार कर रहा था अंडाणु, तो फ्लोपियन ट्यूब में। तो 21 दिन हो गया। उसके बाद क्या होता है कि 7 दिन क्या होता है उसका, 7 दिन जो है कि उसको निकलने में टाइम लगता है, जो मानसिक चक्र कह रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो कि कल वाले क्लास में अच्छा से पढ़ा दिया गया हुआ है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लैंगिक जनन संचारित रोग। क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन संचारित रोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। लैंगिक जनन संचारित रोग। लैंगिक जनन संचारित रोग में क्या पढ़ेंगे पता है, तो लैंगिक जनन संचारित रोग में पढ़ेंगे जैसे कि जीवाणु से होने वाला रोग, वायरस से होने वाला रोग जिसको विषाणु बोलते हैं, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो ये लैंगिक जनन संचारित रोग का मतलब हुआ कि जो जीवाणु से जो रोग हो रहा है, जो विषाणु से रोग हो रहा है, जो प्रोटोजोआ से रोग हो रहा है, ये लैंगिक जनन से होने वाला रोग होता है। अब आज ये जानते हैं वायरस से कौन कौन सा रोग होता है। तो सबसे पहले होता है देखिए सिफिलिस। जीवाणु से होने वाला रोग का नाम क्या है, तो हो जाएगा सिफिलिस। क्या हो जाएगा, सिफिलिस, सिफिलिस हो जाएगा, है ना। और होता है रोग जिसको बोलते हैं यूरेथ्रासाइट्स। यूरेथ्रासाइट्स क्या होता है, तो यूरेथ्रासाइट्स होता है, यूरेथ्रासाइटिस। और एक होता है आपका क्या चीज, यूरेथ्रासाइटिस हो गया। एक और होता है जिसको बोलते हैं सर्वसाइटिस होता है। तो ये होता है जीवाणु से संबंधित रोग हो गया। किससे हो गया, तो ये सब जीवाणु से संबंधित रोग है। और ये यौन संबंधित रोग होता है ना। यौन में होने वाले रोग होते हैं, ये जीवाणु से होता है। सिफिलिस हो गया, इसका यूरेथ्रासाइटिस हो गया, सर्वसाइटिस हो गया। ये सब जो है रोग है, ये किससे होने वाला रोग है, तो जीवाणु से होने वाला रोग है। और ये लैंगिक जनन संचारित रोग है, यानी यौन से संबंधित रोग होता है। ये हो गया। उसके बाद आता है आपका क्या चीज, तो विषाणु से होने वाला रोग। क्या बोल रहे हैं, विषाणु से होने वाला रोग। विषाणु से होने वाला रोग सबसे फेमस रोग का अगर बात किया जाए तो होता है एड्स। क्या होता है, एड्स। क्या होता है, एड्स होता है। इसका फुल फॉर्म जरा पूछता है, क्या पूछता है, फुल फॉर्म पूछता है। तो फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड। क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो। अपना से बोलना है उसको, इम्यूनो, खुद से बोलिएगा इम्यूनो। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी। डी से क्या होगा, डिफिशियंसी। और एस से क्या होगा, तो सिंड्रोम। बोलिएगा मेरे साथ, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम।
एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इम्यूनो खुद से बोलना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें जो वायरस होता है, वो कौन सा वायरस होता है पता है? HIV वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है? HIV वायरस होता है। और इस HIV वायरस का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन, क्या हो जाएगा? ह्यूमन इम्यूनो, क्या बोलेंगे? ह्यूमन इम्यूनो। यहाँ पे डी नहीं ना लिखा हुआ है, फिर भी डिफिशियंसी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डिफिशियंसी। और वायरस वी से क्या होगा? तो वायरस, क्या हो जाएगा? वायरस हो जाएगा। तो बोलिएगा मेरे साथ, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। तो बोलिए इतना बातें समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? क्लियर? अच्छा, आपसे सवाल में पूछ सकता है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो लिखिएगा 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। आखिर एड्स दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए, जागरूकता होके, मतलब लोग जाने, ठीक है ना। और ये भी जो है कि यौन संचारित रोग है, ठीक है ना। अगर किसी स्त्री को, है ना, अगर ये हुआ है, चाहे स्त्री को, अगर किसी स्त्री को हुआ है एड्स, और उसके साथ अगर कोई पुरुष संबंध बनाता है, संबंध स्थापित करेगा, तो क्या होगा? उस व्यक्ति को भी, उस पुरुष को भी एड्स हो जाएगा। एड्स जो है कि हाथ मिलाने से नहीं होता है, ठीक है। वो कब होगा? तो जब आप किसी व्यक्ति का एड्स हुआ है, उसी व्यक्ति का दाढ़ी छील रहा है ना, शेविंग कर रहा है, और शेविंग करते में उसका कट गया, और वही ब्लड नहीं चेंज करके तुम्हारे वही ब्लड को जो है कि तुम्हारे फेस पर यूज कर दिया, शेविंग कर दिया, और तुम्हारे ब्लड के साथ मिक्स हो गया, मैच कर गया, तो क्या होता है उससे पता है? उससे एड्स जो है कि फैल जाता है। हाथ मिलाने से एड्स फैलता नहीं है। ये हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? ये सबसे फेमस रोग है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अब देखिए, एड्स के लिए कुछ जांचें कराई जाती है। एड्स के लिए जांचें होती है, जैसे एलिसा टेस्ट, क्या बोलते हैं? एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट हो गया। एक और टेस्ट होता है, उस टेस्ट का नाम है वेस्टर्न, क्या बोलेंगे? वेस्टर्न। हाँ सही है, ठीक है, सही बोल रहे हैं आप लोग। वेस्टर्न ब्लास्ट। वेस्टर्न क्या हो जाएगा? वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट हो जाएगा। वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? समझ में आ गया? ये हो गया पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो जब किसी व्यक्ति को अगर एड्स होता है तो डॉक्टर यही जांच करने के लिए भेजता है उस व्यक्ति को, ठीक है। क्लियर हो यहाँ तक? अब ये किससे संबंधित रोग है? तो वायरस से होने वाला रोग है, और यौन संचारित रोग है। ये भी यौन संचारित रोग है, ठीक है। अब आता है क्या? एक और है, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको? सर्विकस, क्या बोलते हैं? सर्विकस बोलते हैं, सर्विकस। और एक होता है कैंसर, क्या होता है? कैंसर भी क्या है? एक वायरस से है। कैंसर भी क्या है? तो वायरस से है, ठीक है। तो ये होता है विषाणु से होने वाले रोग हो गए। किससे होने वाले रोग हो गए? और एक होता है हर्पिस, और हर्पिस भी है ना, ये भी यौन संचारित रोग है, ठीक है ना। ये भी क्या है? तो यौन संचारित रोग है, हर्पिस भी। तो ये किससे होने वाला रोग है? तो विषाणु से होने वाले रोग है, ठीक है ना। तो आपसे सवाल में पूछ देगा, बताइए कि, आपसे पूछ देगा सवाल में, क्या पता है? पूछ देगा आपसे कि बताइए कि निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो बता दीजिएगा। या पूछ देगा निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग है? तो बता दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है? समझ में आ रहा है ना कि क्या क्या हम बोल रहे हैं ऐसे? चलिए, अब आता है प्रोटोजोआ जनित रोग। क्या बोला है? प्रोटोजोआ। तो ट्राइकोमोनियसिस, ट्राइकोमोनियसिस, ये होता है प्रोटोजोआ से। किससे होता है? तो प्रोटोजोआ से होता है। और ये पता है कहाँ होगा? तो मूत्र वाला जो रास्ता होता है वहाँ पर होता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर
मूत्र, क्या बोल रहे हैं, मूत्र या पेशाब, पेशाब जहां से निकलता है, निकलता है उस रास्ते में, उस रास्ते में, उस रास्ते में उसको क्या बोलते हैं, उस रास्ते में दर्द उत्पन्न होगा, जलन उत्पन्न होगा, जलन उत्पन्न होता है। ये ट्राइकोमोनियासिस से, ठीक है, ट्राइकोमोनियासिस से ये सारी चीजें होती है। कहाँ पर, तो मूत्र के जो रास्ता होता है ना, वहां पर होता है। तो ये हो गया प्रोटोजोआ से संबंधित रोग, ये हो गया विषाणु से संबंधित रोग, और ये हो गया जीवाणु से संबंधित रोग हो गया। बोलिए समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, ये समझ में आ गया पूरा का पूरा। तो आपसे सवाल में ज्यादा से ज्यादा यही सब सवाल पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। लैंगिक जनित संचारित रोग कौन सा होगा, तो लैंगिक जनित संचारित रोग, तो ये नहीं देकर आपसे ये सब पूछ ले सिफिलिस क्या है, लैंगिक संचारित रोग है या अलैंगिक संचारित रोग है, बताइए तो क्या बोलिएगा? लैंगिक संचारित रोग है, सिफिलिस हो गया, यूरेथ्रोसाइटिस हो गया, ये साइटिस होगा, यूरेथ्रोसाइटिस हो गया, ठीक है, और ये सर्वेसाइटिस हो गया, ये सब क्या है, तो लैंगिक संचारित रोग हो गया। ये भी हो जाएगा। एड्स कैसा रोग है, तो लैंगिक संचारित रोग है। और उसके बाद सर्विकस जो है, ये कैसा रोग है, तो लैंगिक संचारित रोग है। कैंसर कैसा है, तो लैंगिक संचारित रोग है। उसके बाद क्या होगा, हर्पिस कैसा है, तो लैंगिक संचारित रोग हो जाएगा, ठीक है। अब प्रोटोजोआ जो भी, ये भी जो है ट्राइकोमोनियासिस भी है, ये कैसा रोग है, तो लैंगिक संचारित रोग हो जाएगा। चलिए, तो ये समझ में आ गया है। या आपसे पूछ सकता है क्या जीवाणु, निम्न में से जीवाणु संबंधित रोग है, तो क्या बोलेगा, सिफिलिस बोलिएगा, यूरेथ्रोसाइटिस बोलिएगा, सर्वासाइटिस बोलिएगा, है ना। विषाणु जनित रोग में ये सब बोल दीजिएगा, पूछेगा तो कैंसर हो गया, एड्स हो गया, हर्पिस हो गया। प्रोटोजोआ से एक ये होता है, ट्राइकोमोनियासिस होता है। लेकिन प्रोटोजोआ से और भी जो है कि रोग होता है, ठीक है ना, लेकिन आपके बुक में वो नहीं दिया गया है। और मुझे नहीं लगता है कि प्रोटोजोआ से दूसरा सवाल मतलब पूछ सकता है, ठीक है ना। जैसे प्रोटोजोआ से होता है, उसका ट्रिक है, पापा कैंपस होते हैं, तब पायरिया हो गया, मलेरिया हो गया, काला जर हो गया, सोने की बीमारी हो गया, है ना, ये सब होता है रोग। तो ये सब जो है कि आप लोग के लिए नहीं है, ये जो कि कंपटीशन वाला हो गया उसके लिए हो गया। उसके बाद शायद इंटर वाला साइंस में सारी है, इंटर वाला कहते नहीं देखे हैं अभी, लेकिन उसके में शायद हो सकता है, ठीक है। कंपटीशन वाला लाइन में ज़रा ये रहता है। तो इतना समझ में आ गया, हाँ मिटा दे। चलिए जल्दी से ना, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो ले लीजिए। आप पढ़ेंगे जनसंख्या नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, भाई बताइए, जनसंख्या नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो देखिए, जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए 4 तरह से जनसंख्या को नियंत्रण कर सकते हैं। कितने तरह से, 4 तरह से। पहला सर्जिकल विधि के द्वारा, यानी कि सर्जिकल का मतलब है कि जाइए आप चिकित्सा में, है ना, हॉस्पिटल में जाइए और अपना ऑपरेशन करवा लीजिए, इससे भी कर सकते हैं, है ना। या फिर प्राकृतिक विधि के द्वारा, या फिर क्या होते हैं रासायनिक विधि के द्वारा, इस तरह से जो है कि, या फिर यांत्रिक विधि के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जनसंख्या को नियंत्रण कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं जनसंख्या नियंत्रण।
जनसंख्या नियंत्रण के बारे में जानते हैं। आइए, तो हम क्या बोले जनसंख्या नियंत्रण में होगा। पहला बात बोले हैं कि सर्जिकल विधि के द्वारा, किस कौन से विधि के द्वारा, तो सर्जिकल विधि के द्वारा विधि द्वारा। दूसरा नंबर पे हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, तो दूसरा नंबर पे हम लोग कौन से विधि के द्वारा कर सकते हैं, तो दूसरा नंबर पे कर सकते हैं क्या बोले हैं, रासायनिक विधि के द्वारा, विधि के द्वारा। तीसरा नंबर पे क्या कर सकते हैं बताइए, तो तीसरा नंबर पे कर सकते हैं यांत्रिक विधि के द्वारा, और एक और बताएं, बोलिए, प्राकृतिक विधि के द्वारा। इसी सब से ना कर सकते हैं जनसंख्या का नियंत्रण, बोलिए। सर्जिकल विधि में क्या होता है, आइए समझते हैं सर्जिकल विधि में। देखिए, सर्जिकल विधि में जैसे कि स्त्री नसबंदी कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्त्री नसबंदी, स्त्री नसबंदी होता है, पुरुष नसबंदी होता है लेकिन सब करवाता नहीं है, कहते कि स्त्री करा ले, हो गया। पुरुष नसबंदी, स्त्री नसबंदी। पुरुष नसबंदी में होता क्या है, तो हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में, स्त्री वाला जो भाग पढ़ रहे थे, यानी मादा जनन अंग के बारे में जब पढ़ रहे थे, है ना, तो उसमें हम बताए थे फ्लोपियन ट्यूब, तो अंडाणु निकल रहा था और फ्लोपियन ट्यूब में जाकर रुक जा रहा था, वहीं पर ना जाकर रुक रहा था, इधर से शुक्राणु जा रहा था तो उससे निषेचन कर पा रहा था। अगर फ्लोपियन ट्यूब को क्या बोल रहे हैं, अगर फ्लोपियन ट्यूब को काट के हटा दिया जाए या उसको बांध दिया जाए तो क्या शुक्राणु कितनों जाएगा उस वहाँ पर, तो क्या अंडाणु से भेंट हो पाएगा, नहीं ना हो पाएगा। तो क्या निषेचन हो पाएगा, नहीं ना हो पाएगा। तो क्या भ्रूण का विकास होगा, नहीं ना हो पाएगा। तो गर्भ स्त्री प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, यही ना। तो इसी को बोलते हैं स्त्री नसबंदी, है ना, क्या बोलेंगे, स्त्री नसबंदी। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्यूबिकोटोमी, क्या बोलते हैं, ट्यूबिकोटोमी होता है, हाँ, ट्यूबिक्टोमी हो गया, ट्यूबिक्टोमी हो गया, ये होता है। तो आपसे सवाल में पूछा जा सकता है कि बताइए स्त्री नसबंदी को क्या कहते हैं, तो ट्यूबिकोटोमी क्या कहते हैं, ट्यूबिकोटोमी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो जो ट्यूब होता है ना, देखो यहाँ ट्यूब लिखा हुआ है, जो फ्लोपियन ट्यूब था, इस तरह से ट्यूब बना हुआ था, इसी ट्यूब को बांध दे या काट दे, अंडाणुआ कहाँ, यहाँ से बन का यहीं तक ना रुक गया। अब शुक्राणु यहाँ से जाएगा तो इधर मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, यानी निषेचन नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो भ्रूण का विकास नहीं होगा। तो ट्यूब की तरह बांध रहे थे, इसलिए ट्यूबिकोटोमी हो गया, क्लियर है, समझ में आ गया। अब आता है पुरुष नसबंदी, क्या आता है, तो पुरुष नसबंदी आता है। अब पुरुष नसबंदी में क्या होता है, तो अधिकतर देखिएगा तो पुरुष नसबंदी नहीं करवाता है सब, पुरुष सब जो है कि पुरुष नसबंदी नहीं करवाता है। पुरुष नसबंदी में क्या होता है, ये जो था हमारा 2 हाइड्रोसिल था और इसी को बोलते थे क्या, वृषण बोले थे, यहीं पे शुक्राणु बना था और शुक्राणु को ले जाने वाला एक नली था, हाँ, तो इसको क्या बोले थे, शुक्रवाहिका कर रहे थे, शुक्राणु ले जाने वाले नली को शुक्रवाहिका कर रहे थे। इसी शुक्राणु नली को क्या कर देंगे, शुक्रवाहिका को क्या कर देंगे, काट देंगे या बांध देंगे। तो जब स्पर्म बनेगा, शुक्राणु बनेगा, तो इधर जाएगा ही नहीं, इधर नहीं जाएगा, तो कितनों निषेचन होगा, कितनों जो है कि संबंध बनाएगा, है ना, तो निषेचन नहीं हो पाएगा, यही ना होता है। इसको क्या बोले थे इंग्लिश में, बोलिए, इसको बोलते हैं वेस, क्या बोलते हैं, वेस, इसलिए इसको बोलते हैं वेसोटोमी, क्या बोलेंगे, वेसोटोमी, वेस क्या बोलेंगे उसको, हाँ
वेस्को वेसेक्टोमी, इसमें भी ऐसे होगा वेसेक्टोटोमी। यही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया। तो आपसे सवाल में पूछेगा, बताइए कि पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं? तो पुरुष नसबंदी को कहते हैं वेस्टोटोमी, वेस्टोटोमी। स्त्री नसबंदी को ट्यूबिकोटोमी, ठीक है, क्योंकि ट्यूब को बांध रहे हैं और इसके वेस्ट को बांध रहे हैं। ये कहानी हो गया, समझ में आ गया दोनों। तो इस तरह से जनसंख्या को नियंत्रण किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? बोलिए, किया जा सकता है। अब बता है इसके बारे में जान लीजिए। ये वाला क्या, प्राकृतिक वाला छोटा सा है, बता देते हैं। प्राकृतिक कैसे कर सकते हैं? तो प्राकृतिक वाला में क्या कर सकते हैं? जब अंडाणु बन रहा था 7 दिनों में, अंडाणु का निर्माण कहाँ हो रहा है बताइए? अंडाणु का निर्माण हो रहा है अंडाशय में। तो जब अंडाणु का निर्माण हो रहा था अंडाशय में, मान लीजिए कि किसी स्त्री को किसी स्त्री को मान लीजिए कि 17 तारीख या मान लीजिए 1 तारीख को क्या हुआ, उसको मासिक चक्र आया, ठीक है ना। मासिक चक्र आया तो एक से जितना भी बना हुआ था अंडाणु, वो सारा जो कि बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने के बाद में फिर से जो कि अंडाणु का निर्माण होगा अंडाशय में, होगा ना। तो जब अंडाणु का निर्माण होगा अंडाशय में, बनेगा, है ना। तो जब बनेगा तो उसको टाइम चाहिए ना बनने के लिए। तो कितना दिन का टाइम लेता है? 7 दिन का टाइम लिया। जब 7 दिन का टाइम लेगा तो 7 दिन तक ले निर्माण होगा। तो यानी कि जब 7 दिन तक ले कहाँ पर निर्माण हो रहा है अंडाणु बताइए? अंडाशय में, अंडाशय में। तो यानी कि फ्लोपियन ट्यूब में अंडाणु नहीं है, खाली है अंडाणु। जब यहाँ पे स्पर्म जाएगा या शुक्राणु जाएगा तो कितना शुक्राणु जाएगा या फिर स्पर्म जाएगा यहाँ पर, तो यानी कि इसमें अंडाशय हिलते नहीं है तो निषेचन नहीं हो पाएगा, नहीं ना हो पाएगा। तो इस तरह से भी जनसंख्या को नियंत्रण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो 7 दिनों तक जब अंडाणु अंडाशय में निर्माण होगा तो उस समय संबंध जब स्थापित होगा तो फ्लोपियन ट्यूब में अंडाणु हिलते नहीं है तो निषेचन नहीं होगा तो भ्रूण का विकास नहीं होगा। समझ में आ गया? इस तरह से भी जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। ये समझ में आ गया? चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आ गया आपका क्या, तो रासायनिक विधि जान लेते हैं। किसके बारे में? रासायनिक विधि के द्वारा। हाँ चलिए रासायनिक विधि की जानते हैं। रासायनिक विधि में क्या कर सकते हैं? तो देखिए मार्केट में बहुत ऐसा दवा मिलता है, अलग अलग कंपनी जो है कि अपना दवा बनाती है, प्रोडक्ट बनाती है, दवा बनाती है, बेचती है, मेडिसिन बनाती है, बेचती है। उसको बोलते हैं गर्भ निरोधक गोली। क्या बोलते हैं? गर्भ निरोधक गोली, गर्भ निरोधक गोली, ठीक है ना। ऐसा गर्भ निरोधक गोली होता है जो कि स्त्री लोग लेती है और संबंध स्थापित होने के बावजूद भी जो कि क्या होता है कि संबंध स्थापित होने के बावजूद भी जो है कि अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन नहीं हो पाता है और अंडाणु और शुक्राणु का कहानी वहीं पे समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से भी जनसंख्या को नियंत्रण कर सकते हैं। ये हो गया। और भी विधि है, हो गया, ये हो गया, समझ में आ गया। अब आता है एक होता है यांत्रिक विधि। क्या बोले हैं? यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि में होता है, यांत्रिक विधि समझने की कोशिश कीजिएगा यांत्रिक विधि में क्या क्या बतला रहे हैं। तो एक होता है डायफ्राम। ये जो डायफ्राम होता है ना, ये स्त्री लोग यूज करती है, ठीक है ना। स्त्री लोग यूज करती है, ठीक है। वेजाइना में यूज करेगी और इसमें कितनों भी स्पर्म जाएगा, शुक्राणु जाएगा। जब संबंध स्थापित होगा तो शुक्राणु जाएगा या स्पर्म जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा, निषेचन नहीं हो पाएगा। अंडाणु तक ले शुक्राणु पहुंचेगा ही नहीं और निषेचन नहीं हो पाएगा तो भ्रूण का विकास नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से भी हम लोग जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं। ये हो गया। एक होता है कॉपर टी। क्या होता है? कॉपर टी।
ये कॉपर का बना हुआ रहता है, कॉपर बोले तो तांबा का बना हुआ रहता है, और ये टी आकार का रहता है, और ये स्त्री सही यूज करती है, ठीक है। संबंध स्थापित करेगा, यह कॉपर टी जो कि शुक्राणु को पूरी तरह से किल कर देता है और निषेचन होने से बचा देता है, यानी अंडाणु तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। तो कॉपर टी हो गया। एक और होता है जिसको बोलते हैं क्या, कॉन्डम। ये होता है कॉन्डम, और ये कॉन्डम का यूज जो है कि पुरुष लोग करता है, ठीक है, अपने सीजन में लगा यूज कर लेगा, ठीक है ना। और जो कितना भी जो है कि संबंध स्थापित होगा, शुक्राणु जो है कि इसी में रुक जाता है, रह जाता है ना, जो है कि अंडाणु तक नहीं पहुंच पाता है। तो इस तरह से भी जनसंख्या को नियंत्रण किया जा सकता है। बोलिए, हो गया, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये हो गया आपका जनसंख्या नियंत्रण का विधि, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग जनसंख्या को नियंत्रण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताए, देखिए हाँ, एक चीज हम बता देते हैं, कुछ और पॉइंट है वो लिख लीजिएगा ताकि आपको जो है कि याद रहेगा, भूल नहीं पाइएगा फिर। जितना बार पढ़िएगा उतना बार याद होगा। जैसे कि कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि पुरुष हार्मोन्स हो गया, है ना। पुरुष हार्मोन्स में क्या कहेगा, तो देखिए हम जब जनसंख्या नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ा रहे थे तो उस समय बता रहे थे एंड्रोजन, है ना, एंड्रोजेंस, ये पढ़ाए थे। तो एंड्रोजन इसी को बोलते हैं एंड्रोजेंस, ठीक है। एक और हार्मोन होता है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोले थे, टेस्टोस्टेरोन ये होता है। और ये सब क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन, जैसे हमारे शरीर पर नया मतलब हमारे शरीर पर क्या होता है, बाल आना, आवाज़ का भारी कर देना, यही चेंजिंग करता है। ये पुरुष में होता है, ये हार्मोन कहाँ होगा, पुरुष में होता है। ये हो गया पुरुष हार्मोन। एंड्रोजेंस इसी को कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, आवाज़ को भारी करता है, बाल शरीर पर निकालता है, त्वचा पर, ये हो गया। एक होता है स्त्री हार्मोन, क्या बोलते हैं, स्त्री हार्मोन कुछ होते हैं, स्त्री हार्मोन में क्या क्या आता है, तो देखिए जो क्या बोलते हैं, जब हम नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ा रहे चैप्टर उसमें बतलाए थे, क्या बोलते थे उसको, एस्ट्रोजन, क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन। यहाँ देखो, यहाँ एंड्रोजन है, ड्रो है, यहाँ एंट्रो है, एस्ट्रोजन, यहाँ एंड्रोजन। तो स्त्री हार्मोन हो गया। एक होता है रिलैक्सिन हार्मोन, ये भी पढ़ाए थे कब, जब नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ाए थे तब, रिलैक्सिन हार्मोन। एक होता है ऑक्सीटोसिन और हार्मोन होगा, ऑक्सीटोसिन हो गया, प्रोजेस्टेरोन होगा, क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन होता है स्त्री में। एस्ट्रोजन जिस समय हम पढ़ा रहे थे किसके बारे में, नियंत्रण एवं समन्वय में। और प्रोजेस्टेरोन कुछ करता है, प्रेगनेंसी के समय ये निकलता है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। और ऑक्सीटोसिन जो होता है ये दूध की मात्रा को बढ़ाता है स्त्री में, है ना। जब बच्चा जन्म लेगा तो दूध की मात्रा को बढ़ाएगा ना, है ना। उसके बाद क्या होता है कि रिलैक्सिन हार्मोन, जब एक स्त्री जब अपने बच्चों को जन्म देती है तो जो डिलीवरी के समय जो पेन होता है, जो दर्द होता है, उससे ये राहत दिलाता है रिलैक्सिन हार्मोन। और एस्ट्रोजन बतला दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये हो गया आपका किसके बारे में, तो स्त्री हार्मोन हो गया, ये पुरुष हार्मोन हो गया। पुरुष हार्मोन होता है एंड्रोजन या एंड्रोजेंस, टेस्टोस्टेरोन बाल हमारे त्वचा पर निकालेगा, आवाज़ को भारी कर देता है। स्त्री हार्मोन जो कि
एस्ट्रोजन हो गया, रिलैक्सिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, ये है प्रोजेस्टेरोन हो गया, ये सब के सब क्या हो गया, तो स्त्री हार्मोन हो गया। तो बोलिए ये समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये जो है कि बायोलॉजी क्लास 10 जनन यानी रिप्रोडक्शन, ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, अब इसका जो MCQ है, जो क्वेश्चन आंसर है, इसको जो है कि हम करा देंगे। ठीक है, और नियंत्रण एवं समन्वय का भी क्वेश्चन आंसर हो गया हुआ है, लेकिन उसका वीडियो अपलोड नहीं कर पाए हैं हम। जैसे मुझे वक्त मिलता है, टाइम मिलता है, तो जो है कि हम अपलोड करवा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो पार्ट 4 तक ले हुआ है ये जनन। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जरूर जाकर देख लीजिएगा, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और मैं सोच रहा था कि कंपटीशन से जो मतलब जो भी छात्र जो है कंपटीशन जो है कि कर रहे हैं, है ना, वो लाइव UBC क्लासेस पर ही जुड़े, रात को 7 से 8 बजे करीब में। ठीक है ना, अभी डेट फिक्स, टाइमिंग फिक्स नहीं किए हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा 8 बजे करीब में ही जुड़ने का। आप लोग जरूर जुड़िएगा। ठीक है, और डिस्कशन होगा और पढ़ाई उसमें होगा। ठीक है, मैं भी करता हूँ, मैं भी प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। तो आप लोग जो है कि ज़रूर जुड़िए। ठीक है ना, और एक टेलीग्राम चैनल जो है कि बना दिया जाएगा, उसमें सारे मतलब कि जो भी मैं पढ़ूंगा और जो बताना रहेगा उसमें जो कि बता दूंगा, मैं डाल दूंगा। ठीक है ना, और जो आने वाली जो वैकेंसी है उसके लिए जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, है कि नहीं। जैसे कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, वार्ड जेलर का, वो उसके बाद जो है कि अभी एग्जाम जो है कि बिहार में बहुत ऐसा एग्ज़ाम आने वाला है, 22,000 जो वैकेंसी आने वाला है, वो भी जो कि अच्छा है। ठीक है ना, तो जुड़िए, पढ़िएगा, पढ़ेंगे हम सब कोई मिलके। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।